नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए प्रथम वर्ष का फर्स्ट पेपर फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस अर्थात आहार विज्ञान। और आहार एवं पोषण विज्ञान में मैंने आज आप सभी के लिए कैल्शियम और आयरन का टॉपिक लिया है। जैसा कि आप सब थंबनेल पर देख चुके हैं कि आयरन और कैल्शियम का इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे मुझे पता चले कि आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, कैल्शियम शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। जी हाँ, जो शरीर में बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हमें कैल्शियम की मात्रा होती है, अधिक पाई जाती है। जैसे कि 99% कैल्शियम अस्थि संस्थान, जो 99% कैल्शियम होता है वो अस्थि संस्थान में पाया जाता है, और वहीं 1% नरम ऊतकों में पाया जाता है। शिशु के शरीर में उसके जन्म के लगभग, जी हाँ, शिशु का जो शरीर होता है उसके यदि उसका जन्म हो रहा है तो जन्म के उपरांत 27.5 ग्राम कैल्शियम होता है। जबकि वयस्क पुरुष है उसके शरीर में 1000 से 1200 ग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है। बच्चे के विकास के दौरान सारा कैल्शियम अस्थियों में जमा होता रहता है। जो यहाँ बच्चों, जब बच्चों का विकास होता है उस समय जो हमारे बच्चे हैं उनके शरीर में क्या होता है, सारे कैल्शियम जमा होता है। कहाँ पर जमा होता है? अस्थियों में। यदि आप सब उससे पूछ लिया जाए कि सारा कैल्शियम कहाँ, बच्चे के विकास में सारा कैल्शियम कहाँ जमा होता है, तो अस्थियों में जमा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैल्शियम के कार्य। जी हाँ बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जैसा कि देख पा रहे हैं, कैल्शियम के प्रमुख शारीरिक कार्य, जो कैल्शियम के कार्य हैं उनके बारे में जानते हैं। क्या कार्य है? नंबर 1 है हमारा, यह शरीर के अस्थि संस्थान और दांतों के निर्माण में के लिए अनिवार्य होते हैं। जी हाँ, हमारे जो शरीर के अस्थि संस्थान हैं, जैसे हड्डियां हैं, इन सभी के लिए और दांतों के निर्माण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारा कैल्शियम। नंबर 2 है, यह रक्त के थक्कीकरण के लिए भी आवश्यक होता है। जी हाँ, जब क्लॉथिंग होती है, रक्त का थक्कीकरण होता है, उसके लिए भी हमारा शरीर में कैल्शियम की बहुत ही उपयोगिता होती है। नंबर 3 है हमारा, यह रक्त शिराओं में रक्त के अभिसंचरण के लिए भी आवश्यक होता है। नंबर 4 है, यह हृदय और मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है। नंबर 5 है, यह स्नाविक तंतुओं तथा स्नाविक केंद्र की उत्तेजना को संतुलित बनाए रखता है। कैल्शियम की कमी के प्रभाव के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले है युवा प्राणी और बालक में। जी हाँ बच्चों, आप सबको लग रहा है मैं बहुत फास्टली आप सबको पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा ना सोचें। आप सब वीडियो को फिर से पीछे कर कर देख सकते हैं। यदि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो आप सब बोर होने लगते हैं, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देख सकते हैं युवा प्राणी और बालक, जी हाँ, यंग एनिमल्स एंड चिल्ड्रन। कमी के प्रभाव, जी हाँ, कमी के प्रभाव, कैल्शियम की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे युवाओं पर? नंबर 1 है, शारीरिक विकास दर में कमी हो जाती है। जी हाँ, यदि बच्चे को पूर्ण रूप से कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो रही है तो क्या होगा, उसके शारीरिक विकास की दर कम हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? नंबर 2 है, ऋणात्मक कैल्शियम संतुलन रहता है। जी हाँ, ऋणात्मक जो कैल्शियम होता है वो संतुलित रहता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता है कि हमारा ऋणात्मक कैल्शियम संतुलित हो। नंबर 3 है हमारा, अस्थियों में कैल्शियम की कमी और परिणाम स्वरूप अस्थियों के घनत्व में कमी हो जाती है। जैसा कि अस्थि सुसरिता होता है, जैसे फ्रैक्चर हो जाना, ये होता है हमारी अस्थियों में। यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो इसके परिणाम स्वरूप हमें फ्रैक्चर भी हो सकता है, जैसे हड्डियां चटकनी, ये सभी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। आगे हम लोग जानेंगे। जैसे 4 नंबर है पैराथायराइड। जी हाँ, पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है उसके कोषों का अधिनिर्माण नहीं हो पाता है। और नंबर 5 है हमारा, बहुत अधिक चिड़चिड़ापन और टेटनी, जिसके फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। जी हाँ, बहुत अधिक चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है, टेटनी भी हो सकती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त करते हैं कैल्शियम की कमी के कारण।
और वयस्क में क्या होता है, वयस्क की अस्थियों में घनत्व की कमी वह बीमारी है। जी हाँ, एक प्रकार की बीमारी है। यदि वयस्क शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो अस्थियों में घनत्व की कमी हो जाती है। माना जाए तो ये बहुत भयंकर बीमारी होती है, जिससे आहार में कम कैल्शियम लेने पर अस्थियों में कैल्शियमहीनता होती है और टेढ़ी होने लगती हैं। जो हड्डियां हैं, अगर कैल्शियम की हीनता होती है तो वो हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं। अस्थियों में कैल्शियमहीनता के कारण साधारण से दुर्घटना भी हो सकती है, जैसे हड्डियां चटक जाती हैं और मेरुदंड की हड्डियां, जी हाँ, हमारे रीढ़ की हड्डियां क्या हो गई, चटकने लगेंगी तो हमारे शरीर में पेन होगा, दर्द मेरुदंड में होगा, उसके चारों ओर जैसे पुट्ठों नीचे के पाँव में फैल जाता है दर्द, पेन बहुत होता है। अस्थि सुस्थिरता के कारण फ्रैक्चर होने लगते हैं। अच्छे होने में कोई कठिनाई नहीं होती है। जी हाँ, अगर अस्थि सुस्थिरता है तो फ्रैक्चर होता है तो कोई कठिनाई नहीं होती, वो व्यक्ति ठीक भी हो सकता है। जो ही अस्थियाँ जुड़ जाती हैं, दर्द भी बंद हो जाता है और इलाज के लिए संतुलित आहार के साथ 1.5 ग्राम कैल्शियम और विटामिन डी 400 से 800 एलयू देना चाहिए। जी हाँ, 400 से 800 एलयू देना चाहिए हमें, क्या, कैल्शियम और विटामिन डी। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या है। इसके बाद हम पहले देखेंगे कैल्शियम के आहारीय स्रोत। जी हाँ, कैल्शियम के आहारीय स्रोत कौन कौन से हैं। नंबर पहले है, ऐसे ही आप सब भी नोट करना क्योंकि महत्वपूर्ण होता है। अगर देखा जाए दूध और दूध के बने पदार्थ, जी हाँ, दूध में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। यदि आप सबसे प्रश्न पूछा जाए कि कैल्शियम सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो आप सब बोल सकते हैं दूध में सबसे अधिक पाया जाता है। देखा जाए तो गाय के दूध में 120 है और भैंस के दूध में 210 ग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है, एमजी बोलो या ग्राम। फिर उस बकरी के दूध में 170 ग्राम और गाय और भैंस का दूध का दही अगर बनता है तो 120 से 210 ग्राम तक वही मात्रा रहेगी। जैसे कि दूध में जितनी मात्रा रहेगी कैल्शियम की, उतनी ही दही में भी पाई जाती है। और दुग्ध चूर्ण में जो संपूर्ण चूर्ण होता है उसमें 1200 होता है और दुग्ध चूर्ण जो सपरेटा चूर्ण होता है, दो प्रकार के चूर्ण मिलते हैं, उसमें 1370 ग्राम तक क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। पनीर में 790 होता है, जबकि हमारा खोआ संपूर्ण भैंस के दूध में 650। और तिलहन और गिरी, जी हाँ, तिलहन और गिरी इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। जैसे तिल्ली है तो 450 ग्राम तिल्ली में कैल्शियम पाया जाता है। तिल्ली छिलके रहित होती है तो 150 ग्राम होता है। अनाज है, रागी में 330 ग्राम होता है और हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उसमें 1130 ग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है। और गाजर की पत्तियों में 340, बट कोई गाजर की पत्तियां यूज नहीं करता है। आप सबको पता है कि गाजर की पत्तियों में 340 ग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन देखा जाए तो गाजर की पत्तियां कोई यूज नहीं करता है। और चौलाई की पत्तियां जो होती हैं उसमें 500 ग्राम पाया जाता है। और सौभाजन की पत्तियां जो होती हैं, सौभाजन की पत्तियां, इसमें 810 ग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है। वहीं देखा जाए सूखी छोटी मछलियां जो होती हैं उसमें सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है, क्योंकि देखा इसमें अगर आप सबसे पूछा जाए सर्वाधिक कैल्शियम किस में पाया जाता है तो छोटी मछलियों में। जी हाँ, सूखी छोटी मछलियों में, क्योंकि आप सब यह दवा यूज कर रहे हैं कैल्शियम की कोई, तो उसमें मछलियों का जो मछलियों के वाइल होते हैं उनका भी प्रयोग होता है। ऐसा मत समझना कि दवा भी मत खाना कि कैल्शियम की गोली आपको मिल जाए खाने के लिए, तो ऐसा मत सोचना कि मैम ने बताया था कि मछली जो होती है, मछली का ऑयल मिला होता है कैल्शियम की गोली में, तो ऐसा मत करना कि दवा ना खाना, दवा जरूर खाना जिससे आपकी सेहत ठीक हो सके। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैल्शियम के कार्य। कैल्शियम का कार्य मैंने पहले ही पढ़ाया। अब हम लोग देखेंगे कैल्शियम की कमी के प्रभाव। नहीं बच्चों, मैंने पहले कैल्शियम की कमी के प्रभाव के बारे में पढ़ाया और इसके बाद मैंने कैल्शियम के आहारीय स्रोत के बारे में पढ़ाया। अब हम लोग जानेंगे आयरन के बारे में। जी हाँ, अब आयरन के बारे में जानते हैं। आयरन क्या है, बहुत ही तेजी से इसको कवर करेंगे और आप सब भी बहुत ही स्पीड के साथ इसे अगेन करना। जैसा कि समान वयस्क पुरुष हैं तो उसमें वजन कितना होगा, 70 kg। जी हाँ, 70 kg अर्थात 70 किलो होगा यदि समान वयस्क पुरुष है। और इसमें लगभग कुल कितना होगा,
4 से 5 ग्राम आयरन पाया जाता है और वहीं आयरन का अधिकांश भाग लाल रक्त कणों से होता है। जी हाँ, जो लाल रक्त कण हैं, उन्हीं से तो निर्मित होगा आयरन। वो उसी से तो आयरन निर्मित होगा। शरीर का अधिकांश आयरन या तो प्रोटीन से या पोरफायरिन या हिम यौगिक तत्वों से बना होता है। इसके उपरांत फेरिटिन के रूप में भी जुड़ा रहता है। इतना याद रखना, प्रोटीन, पोरफायरिन और हिम यौगिक और फेरिटिन, ये महत्वपूर्ण है। ये हमारे शरीर में आयरन की मात्रा को जुड़ा रहता है, अर्थात आयरन की मात्रा में मिला होता है। शरीर में स्वतंत्र अजैविक आयरन बहुत ही थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, जैसा कि हीमोप्रोटीन है और या फ्लेवोप्रोटीन है। इन्हें एंजाइमों में भी आयरन होता है। एंजाइमों में भी आयरन होता है। जैसा जैविक महत्व के कुछ यौगिक हैं जिनमें आयरन पाया जाता है, जैसे निम्नलिखित प्रकार के हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी अवश्य किया करें। नंबर 1 है हमारा जैविक महत्व के लिए यौगिक हैं जो आयरन में पाया जाता है। नंबर 1 है हमारा आयरन फोरफीरिन। मैंने पहले ही बताया आयरन फोरफीरिन और प्रोटीन, ये सब पहले बताया। अब हम इसे डिटेल में जाते हैं। क्या आयरन प्रोफेरिन क्या है? जी हाँ, यौगिक रक्त हीमोग्लोबिन जो पेशियों में मायोग्लोबिन का कार्य करती है, वही हमारा आयरन फोरफीरिन है। और सेकंड है हमारा हिम एंजाइम। जी हाँ, हिम एंजाइम का कार्य क्या है? जैसे साइटोक्रोम्स है, जो साइटोक्रोम्स है, और केटलेस है, और हमारा प्रॉक्सीडेज है। ये हमारा क्या है? हिम एंजाइम है। और नंबर 3 है फ्लेविन एंजाइम। फ्लेविन एंजाइम क्या है? जैसे सविकनिक है और डिहाइड्रोजिनेस है और झिंथिल है। जो झेंथिल है, ऑक्सीडेज है, ये हमारे क्या हो? और ऐसे भी आप सब रासायनिक नाम भी याद कर सकते हैं। DPNH क्या है हमारा? DPNH। और आयरन स्लेट एंजाइम एकोनेटिस, ये हमारे क्या होते हैं? फ्लेविन एंजाइम होते हैं। इसके बाद आयरन की कमी वाला एनीमिया। जी हाँ बच्चों, यदि हमें आयरन की कमी हो जाती है तो इससे होने वाला एनीमिया होता है। और यह एनीमिया रोग किन किन के बीच होता है? किन किन लोगों को हो सकता है? जैसा कि देख पा रहे हैं, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। जैसा कि आप सबको पता है, विकासशील देशों के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में बहुत पाया जाता है। यदि आयरन की मात्रा देखा जाए तो बच्चों में, किशोरियों में और गर्भवती और स्तनपान महिलाओं में बहुत ही अधिक मात्रा में होना चाहिए। आयरन की पूर्ति होनी चाहिए। अगर आयरन की कमी होती है तो यह हमारे बच्चों और किशोरियों, गर्भवती या स्तनपान, इन्हीं चारों में अधिक देखा जाता है एनीमिया रोग। यदि आप सबसे पूछा जाए एनीमिया रोग किस में अधिक देखा जाता है, तो आप सब बता सकते हैं बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में एनीमिया रोग अधिक देखा जाता है। और अगर आप सबसे पूछा जाए सर्वाधिक एनीमिया रोग किस में पाया जाता है, तो आप सब गर्भवती महिला लिख सकते हैं। और एनीमिया के चिन्ह देखते हैं, लक्षण क्या है? इस बीमारी के लक्षण में यह परिणाम देखने में आता है। जी हाँ, यह परिणाम देखने में आता है कि यदि एनीमिया होता है तो लाल रक्त कणों की मात्रा में कमी आ जाती है, जैसे 5 से 9 ग्राम, और 100 ml रक्त हो जाने से उनकी ऑक्सीजन धारक शक्ति, जो ऑक्सीजन लेवल होता है, ऑक्सीजन कैरिंग पावर होती है, वो कम हो जाती है। एनीमिया यदि होता है तो ऑक्सीजन लेवल पावर कम हो जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग पावर कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, हमें पता चलता है। यही हमारा चिन्ह है। और एनीमिया, खून की मात्रा भी कम हो जाती है, 5 से 9 ग्राम तक लगभग खून होता है, तो एनीमिया के वो पेशेंट होते हैं। और आगे देखते हैं, आगे क्या है? जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम गर्भाधान योग्य आयु की महिलाओं के बारे में जानते हैं कि इनको कितनी आवश्यकता होती है आयरन की। रोग के लक्षण, समान थकावट। अगर आयरन की कमी, एनीमिया हो रहा है गर्भवती महिला में, तो उन्हें क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जैसे समान थकावट होती है, उदासी होता है, श्रम करने पर सांस भर जाना। जी हाँ, यदि अधिक श्रम कर रही हैं तो उनको सांस भर जाना या ऑक्सीजन कम होता है। और चक्कर आना और त्वचा का सफेदपन
हो जाना और रोग बढ़ जाने की स्थिति में जोड़ों में एडिमा होता है। जी हाँ, एडिमा बहुत खतरनाक बीमारी है, जोड़ों में जो दर्द होता है बढ़ जाता है और लाल रक्त कणों का परिणाम सामान्य तौर पर 5 से 9 ग्राम अर्थात 100 ml हो जाता है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। जैसे सामान्य देखा जाए, यदि सामान्य ब्लड की मात्रा हो तो 13 से 15 ग्राम होना ही चाहिए महिलाओं में, जो गर्भाधान योग्य महिलाएं हैं। और उसके बाद लाल रक्त कणों की मात्रा आरबीसी काउंट कितना होना चाहिए? 3 से 4.5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होना चाहिए गर्भाधान योग्य आयु की महिलाओं में। जैसे कि आरबीसी काउंट इतना लगभग होना ही चाहिए। और दूध छुड़ाए शिशु और छोटे बच्चों में इसकी कमी के बारे में जानते हैं। जैसे भारत में अन्य विकासशील देश हैं। जी हाँ, जो भारत है, हमारा भारत देश है, उसमें अनेकों प्रकार के विकासशील देश हैं, जिस विकासशील राज्य हैं जहाँ पर माँ का दूध पीना छोड़ चुके हैं। जो बच्चे हैं वो माँ का दूध पीना छोड़ चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों में आयरन की कमी होने के कारण क्या होता है? एनीमिया बहुत ही पाया जाता है। बच्चों में जब आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, जाहिर सी बात है। और फिर गंभीर और साधारण रूप में गंभीर रोगियों में लाल रक्तों की मात्रा भी कम हो जाती है, जैसे 5 से 9 ग्राम तक खून हो जाता है। और फिर हो सकता है ये बालक बहुत ही सुस्त है। इससे क्या प्रभाव, लक्षण क्या है बच्चों में? यदि एनीमिया होता है तो बालक तो सुस्त हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और उसके बाद उदास दिखाई देगा और उसमें चंचलता भी नहीं रहेगी और उसकी त्वचा में सफेदपन दिखाई देता है। जी हाँ, त्वचा भी सफेदपन, जैसे कि आप आंखों के नीचे देखेंगे तो उस प्रकार से लाली नहीं दिखाई देती है, सफेदपन दिखाई देता है यदि बच्चों में एनीमिया रोग होता है। इन्हें भूख कम लगती है, बच्चे भोजन भी बहुत कम करते हैं और इनकी शारीरिक विकास की जो वृद्धि हो जाती है वो अवरुद्ध हो जाती है, अर्थात रुक जाती है, पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। और 3 वर्ष में से कम आयु के बालकों में मिट्टी खाने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। हाँ, बच्चों जो गाँव में बच्चे होते हैं वो मिट्टियाँ भी खाने लगते हैं। ये मिट्टियाँ जो बच्चे खाते हैं ना, इससे क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। मिट्टी खाने से रोकना चाहिए बच्चों को, ध्यान देना चाहिए बच्चे कुछ गलत चीज़ ना यूज़ करें, कुछ गलत चीज़ खाएँ ना अपने भोजन में, क्योंकि इससे बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। उपचार के बारे में देखते हैं क्या है? एनीमिया के उपचार। एनीमिया की बीमारी वाली महिलाओं में क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है कि गोलियां दी जाती हैं। जो फेरस सल्फेट गोलियां होती हैं वो टेबलेट 3 बार लेना चाहिए। जो एनीमिया से पीड़ित महिलाएं हैं या आप देखती हैं गर्भवती महिलाएं हैं, उनको 3 बार गोलियां ये लेनी चाहिए। जो गोलियां फेरस सल्फेट नामक की गोलियां होती हैं वो 3 बार लेना अवश्य चाहिए। उसके बाद 12 माह की कम के शिशु को 0.2 जी फेरम एनीमिया साइट्रेट का मीठा शक्कर वाला सिरप दिन में 3 बार देना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि एक सिरप आता है ए टू जेड आता है और आस्ट्रो कैल्शियम, ये तो आयरन का नहीं है लेकिन ये भी यूज कर सकते हैं ए टू जेड। और ये बच्चों को जो शिशु हैं उनको देना चाहिए सिरप के रूप में, जैसे 5 ml, और बहुत छोटा शिशु है तो 2 बूंद देना चाहिए। 1 से 5 वर्ष तक की आयु के बालकों में 0.4 से 0.19 ग्राम फेरम एमोनियम साइट्रेट का शक्कर युक्त मीठा सिरप देना चाहिए। जी हाँ, यदि बच्चा 5 साल का है तो उन्हें फेरम एमोनियम साइट्रेट का शक्कर युक्त जो मीठा सिरप मिलता है मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है, और वहाँ से बच्चों को ये सिरप अवश्य देना चाहिए जिससे उनका विकास अच्छे से हो। इससे एनीमिया का रोग अच्छा हो। यदि एनीमिया का रोगी है व्यक्ति, बच्चा या गर्भवती महिला, तो वो ठीक हो सकती है इन दवाइयों के द्वारा, इलाज के द्वारा कुछ महीनों तक, जब तक जारी रखना चाहिए जब तक बच्चा ठीक ना हो जाए, स्वस्थ ना हो जाए। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का दिन अच्छा हो। जय माता रानी।